इन क्लास 8 चैप्टर 2 ज्योग्राफी। इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ के एरिया का 30% लैंड कवर करता है, लेकिन इस 30% में से सारी लैंड जो है वो हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस 30% के एरिया में रहती है, और जो रिमेनिंग 70% लैंड का है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है या अनइनहेबिटेड है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में बहुत कम है लैंड के ऊपर। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, माउंटेन एरियाज़ में लोग कम रहते हैं बिकॉज वहाँ की टोपोग्राफी बिल्कुल रग्ड है और स्टीप स्लोप्स है। लेकिन जो फॉरेस्ट वाले आसपास एरियाज़ होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं मेनली, और जो रिवर वैलीज़ होती हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। तो वहाँ पे इसलिए वो जो एरियाज़ हैं डेंसली पॉपुलेटेड है। लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड को हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं, कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स या इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, तो उसको हम जनरली लैंड यूज़ कहते हैं। लैंड का यूज़ भी ऐसे नहीं है कि किसी भी लैंड पे आप कुछ भी कर रहे हो, वो भी आपके फिजिकल फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वाटर कैसा अवेलेबल है वहाँ पर। इन सब चीज़ों से हम लैंड यूज़ को डिफाइन करते हैं। अगर फर्टाइल सॉइल है तभी तो एग्रीकल्चर करोगे। अगर बिल्कुल ही बेकार सी सॉइल है तो यू कांट डू एग्रीकल्चर, तो उस टाइम पे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उस तरह की लैंड पे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन वहाँ पर उस लैंड के आसपास कैसी है वो भी डिफाइन करता है कि उस लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और फिर लैंड को हम ना ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई भी कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो है जो कि इंडिविजुअल्स की हैं, जैसे आपके घर, वो सिर्फ आपके हैं, राइट। कम्युनिटी लैंड वो है जो कॉमन यूज़ के लिए होती है, जैसे कि वहाँ से आप फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट हो गई, वहाँ से आप फॉडर कलेक्ट कर रहे हो, फ्रूट, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट कर रहे हो, या कोई पार्क्स वगैरह हो गए, वो भी कम्युनिटी लैंड के अंदर आती है। और कम्युनिटी लैंड को आप कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह देते हो। ठीक है, जैसे जैसे देखो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड्स भी इंक्रीज़ हो रही है लोगों की, लेकिन लैंड तो उतनी ही है। और क्या हो रहा है आजकल की कॉमन लैंड्स को, अब लैंड उतनी है तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन लैंड है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, उसको हड़प रहे हैं। वहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अर्बन एरियाज़ में जनरली, और रूरल एरियाज़ में कॉमन लैंड्स को हड़प के एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं उसको। तो इस वजह से लैंड यूज़ जो पैटर्न है वो चेंज हो गया सोसाइटी में, राइट। लैंड डिग्रेडेशन बढ़ने लगी, लैंडस्लाइड्स होने लगी, सॉइल इरोजन होने लगे, डेजर्टिफिकेशन होने लगे, जिस वजह से इन्वायरमेंट में ये सारे थ्रेट्स हैं, है ना। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से चीज़ें हो रही हैं, राइट। उसके बाद आप इनको कैसे रोकोगे? मतलब ये सब जो हो रहा है डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट कवर का, इसको आप कैसे रोकोगे कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो बचा रहे? कैसे कंज़र्व करोगे? तो आपको चेक करना चाहिए कि डिग्रेडेशन लैंड का है उसका क्या रेट है ना? फिर आपको देखोगे कि कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें प्रैक्टिसेस करनी है। ट्रीज़ लगाने हैं बहुत सारे, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को आप चेक करोगे कि सॉइल पे ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रहे, है ना। ओवर ग्रेजिंग पे चेक करोगे। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। अब लैंड डिस्ट्रक्शन की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से लैंडस्लाइड जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, ये ओकर हो जाता है। लैंडस्लाइड नाम से पता लग रहा है कि लैंड जो है वो स्लाइड हो गई, यानी कि लैंड की मूवमेंट हो गई एक स्लोप के थ्रू, यानी कि एक माउंटेनियस रीजन है मान लो, जनरली माउंटेनियस रीजन्स में ये होते हैं, ऊपर से लैंड नीचे खिसक के आ गई, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, इसमें डेफिनेशन टाइप दे रखी है, और ये एग्जाम्पल है, केस स्टडी है वैसे तो ये, कि हिमाचल प्रदेश में एक बार मैसिव लैंडस्लाइड आ गई थी, जिससे कि जो है विलेज जो है, पांगी विलेज जो है, उसको बिल्कुल ही खाली करवाया गया, और वहाँ पर जो है पॉसिबल लाइफ थी ही नहीं, इवन बहुत डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई थी, लाइफ की भी, प्रॉपर्टी की भी। अब लैंडस्लाइड्स का मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है, यानी कि लैंडस्लाइड्स को हम कैसे रोक सकते हैं। मिटिगेशन यानी कि उसको कैसे हम रोक सकते हैं, लैंडस्लाइड से हम कैसे बच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उस हिसाब से इन्होंने ये 4 आपको मेथड्स दे रखे हैं कि वेजिटेशन कर कवर को बढ़ाओ, रूट्स होंगी ना अंदर तक जाएंगी, तो लैंड जो है वो स्लाइड नहीं होगी इजीली, है ना। रिटेंशन वॉल्स जो हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर दो, और देखो एरियाज़ फाइंड करो कि हाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं ये, तो उनको आप पहली लोगों को एजुकेट करो कि लैंडस्लाइड हो सकती है तो आपको क्या करना है। इस टाइप की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। अब सॉइल क्या होता है? तो जो
अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर जो थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, उसको हम सॉइल कहते हैं। लैंड से बहुत क्लोजली लिंक्ड है ये। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वही बताते हैं कि इस एरिया में कैसी सॉइल होगी। सॉइल किससे बनती है? 3 चीज़ों से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स, जो कि अर्थ में मिलते हैं। जो सॉइल फॉर्म होती है वो जनरली वेदरिंग के प्रोसेस से फॉर्म होती है, ठीक है। और वेदरिंग क्या होता है? जो रॉक्स होते हैं ना, वो टूट जाते हैं प्रेशर की वजह से, या फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, या प्लांट्स या एनिमल्स या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो धीरे-धीरे वो टूट जाते हैं, डिके होने लग जाते हैं, तो फिर ये ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि सॉइल बन जाती है, ठीक है। किसी सॉइल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है उनका राइट मिक्स है, राइट बैलेंस है, तो वो सॉइल फर्टाइल होती है। अगर ज़्यादा कम है कुछ चीज़ें, तो डेफिनेटली वो एक कैसी है, फर्टाइल सॉइल आपकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये देखो सॉइल प्रोफाइल दिखाई गई है। नीचे पेरेंट रॉक, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि टूटे हुए रॉक्स हैं। उसके ऊपर सब सॉइल है जिसके अंदर सैंड, थोड़े रॉक्स, क्ले, ये सब कुछ है। फिर टॉप सॉइल आती है जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है, यानी कि आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो चीज़ें। और 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल बनती कैसे है? मेजर फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के क्या है? वो है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और बाकी फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करते हैं वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस जो है डिफर करते हैं डेफिनेटली। अब देखो, ये सॉइल देखोगे आप कैसे बनती है। पेरेंट रॉक बताता है कि सॉइल का कलर टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, मिनरल कंटेंट कैसा होगा, और परमिएबिलिटी कितनी होगी। परमिएबिलिटी क्या है? जो एबिलिटी जिससे वाटर पास, कितना वाटर उस सॉइल से पास हो सकता है, ठीक है। रिलीफ बताता है कि ऑल्टीट्यूड और स्लोप क्या है, मतलब ऑल्टीट्यूड और स्लोप जैसा है वैसी सॉइल मिलेगी। और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है। और फ्लोरा, फ्योना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कि कितना ह्यूमस फॉर्मेशन सॉइल के अंदर होगा। और क्लाइमेट जो है उसके अंदर आपका टेम्परेचर, रेनफॉल होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि रेट ऑफ वेदरिंग कितनी होगी और ह्यूमस कितना बनेगा। और टाइम वो बताता है कि जो सॉइल की प्रोफाइल है उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो हैं वो मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स को। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो दोनों सॉइल की डिग्रेडेशन को आजकल लीड कर रहे हैं। कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, रेन वॉशेज, इरोजन्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ये सारे हैं आपके फैक्टर्स जिस वजह से सॉइल की डिग्रेडेशन हो रही है। अब सॉइल को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं? तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। पहली है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? कि जो प्लांट्स आपने उगाए हैं लैंड पे, उसके बीच में जो बेयर ग्राउंड रह गया उसको आप ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ हो गया उसकी लेयर से कवर कर दो। उससे क्या होता है? सॉइल का मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहता है, ठीक है। सेकेंड मेथड है कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स क्या है? देखो, सॉइल, ग्रास और स्टोन्स जो हैं उससे आप कंटोर्स के अलॉन्ग बैरियर्स बना देते हो कि हवा जो है, हवा का जो ज़ोर है वो ज़्यादा तेज़ ना हो, यानी कि जो मिट्टी है वो उड़ती नहीं है उससे, ठीक है। ट्रेंचेस बना देते हो आप बैरियर्स के आगे भी, जैसे कि वाटर वहाँ कलेक्ट हो जाए और जो सॉइल फ्लो है वो ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इससे गलीज और फर्दर सॉइल लॉस बन जाता है। गलीज क्या होती है? जब मिट्टी है मान लो उसमें से पानी बह रहा है तो पानी की नदियाँ बन गई सॉइल को काट कर, वो गलीज़ हैं, तो रॉक डैम बना देते हैं। टेरेस फार्मिंग, फिगर में देख सकते हो आप टेरेस फार्मिंग को, कि टेरेसेस काट दिया आपने उस पे, माउंटेन्स पे, जैसे कि जो रन ऑफ है, वाटर रन ऑफ है, ऊपर से पानी आ रहा है तो एक तो पानी बहुत जल्दी से बह रहा है अगर सिंपल फ्लैट स्लोप है तो। लेकिन अगर उसमें आपने सीढ़ियाँ काटी हुई हैं, टेरेसेस काटे हुए हैं, तो जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, कि आपने एक ही लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर दी ऑल्टरनेट रोज में, ठीक है। इससे जो है सॉइल का जो रेन वॉश है वो नहीं होता। कॉन्टोर प्लोइंग, पिक्चर में देख सकते हो, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। कंटोर प्लोइंग नेचुरल बैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंटोर्स जो हैं वो अपने आप ही नेचुरल बैरियर क्रिएट करते हैं जिससे कि जो वाटर है वो फ्लो नहीं होता डाउन द स्लोप, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स देखो पिक्चर में, कि कोस्टल और ड्राई रीजन्स में ट्रीज लगा दिए जाते हैं जिससे कि विंड मूवमेंट जो है वो आपकी कंट्रोल हो जाती है और सॉइल जो है वो उड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये सॉइल को कंजर्व करने के तरीके थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज वाटर। तो वाटर भी एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, तो इसलिए अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। और 1975 में अगर हम देखते हैं तो कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वाज दिस मच, और जो वो है अब 6000 से ज़्यादा हो चुका है 2000 में, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो डेफिनेटली
इंक्रीज हुई है, राइट। ओशन कवर जो है वो एट प्रेजेंट 2/3 है अर्थ सरफेस का, और वो जो है रिच वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ को भी आजकल सपोर्ट करता है। ओशन वाटर जो है वो सलाइन होता है, तो इसलिए वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तो फ्रेश वाटर कितना है अर्थ पे? सिर्फ 2.7% है। 70% वाटर इस 2.7 का भी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और बाकी माउंटेनियस रीजन्स में। लोकेशंस की वजह से वो इनएक्सेसिबल भी है। तो बचा 1% पानी जो कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है और ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है, और वो भी ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में, रिवर्स, लेक्स में, वाटर वेपर में, एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं पाई जाता है। ठीक है। लेकिन वाटर को आजकल बहुत लोग वेस्ट कर रहे हैं भाई। और अब एक फैक्ट है कि एक ड्रिपिंग टैप जो है उसमें से 1200 लीटर पानी वेस्ट होता है एक साल में। अगर वो ड्रिप ड्रिप करके भी पानी गिर रहा है तो कितना लीटर? 1200 लीटर, बहुत ज़्यादा है। तो टैप्स बंद कर दिया करो। सेव वाटर, सेव लाइफ, है ना। क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत ही कम है और बहुत प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ पे वो। ठीक है। वाटर को ना आप ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अर्थ से, है ना। टोटल वॉल्यूम जो है वाटर की वो कांस्टेंट रह रही है। कई बार वो ओशन में है, कई बार वो एयर में है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, लैंड में है, फिर वापस बारिश से नीचे लैंड में आ जा रहा है, या वाटर एवेपोरेट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चले जा रहा है। तो ये प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, रन ऑफ का प्रोसेस है, लेकिन वाटर तो उतना ही रह रहा है ना, कांस्टेंट रह रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल, है ना। और आपको पता है कि अर्थ पे जहाँ जहाँ लैंड है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर। जहाँ जहाँ वाटर है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फियर। और जहाँ एयर है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर, है ना। पता होगा ये तो। ठीक है। अब ह्यूमंस जो हैं वो वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए भी, लेकिन प्रोडक्शन के लिए भी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो डैम्स में जनरली होती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड्स ऑफ फूड बढ़ रहा है, कैश क्रॉप्स बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो जिस वजह से जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो कम होती जा रही है, वाटर पॉल्यूशन अलग बढ़ रहा है। प्रॉब्लम देखो कितनी ज़्यादा है वाटर की फिर। तो प्रॉब्लम्स हैं वाटर अवेलेबिलिटी में, बिल्कुल है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है बहुत सारे रीजन्स में वर्ल्ड के। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए कुछ पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाटर से आसपास है बिल्कुल, फिर भी दे आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। फ्रेश वाटर सप्लाई इनको नहीं मिल पा रहा है इतना अच्छे से। जो कंट्रीज़ हैं बाकी जो क्लाइमेटिक जोन्स में है, ठीक है, वहाँ ड्रॉट्स हो जाती है बिकॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर शॉर्टेज जो है वो एक कॉन्सिक्वेंस है वेरिएशन का, सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कैर्सिटी इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर शॉर्टेज या तो हो सकती है सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन से, या स्कैर्सिटी हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। ठीक है। एक इंडिया में रीजन है सौराष्ट्र, अमरेली सिटी है। सौराष्ट्र वो महाराष्ट्र गुजरात आसपास वाला रीजन है। अमरेली सिटी में पॉपुलेशन है 1.25 लैक्स की। वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, वाटर को परचेज करती हैं वो, तब उनको पानी आता है, तो बिल्कुल ही इस पर डिपेंडेंट है वो। तो देख रहे हो वाटर शॉर्टेज, स्कैर्सिटी कितनी ज़्यादा है। पॉल्यूशन अलग बढ़ रहा है, वो तो अलग, स्कैर्सिटी तो है ही, साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन। तो आगे जाके पानी तो बहुत कम हो जाएगा। तो कंजर्व करना ज़रूरी है। क्लीन एडिक्वेट वाटर जो है सबको चाहिए। तो स्टेप्स जो हैं बिल्कुल हमें लेने चाहिए इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, राइट। क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओवर यूज पॉल्यूशन जो है वो अनफिट बना रहा है, पहले से फ्रेश वाटर बहुत कम है। जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो डिस्चार्ज आता है अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज का, वो पानी में डाल देते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस वाटर बॉडीज़ में जो आते हैं उससे पानी जो है ख़राब हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। नाइट्रेट, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, ये सब कुछ, कुछ केमिकल्स तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि कई बार ह्यूमन बॉडीज़ में भी पहुंच जाते हैं वाटर से। तो वाटर पॉल्यूशन जो है कितना ज़्यादा खतरनाक है ना, इवन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, अगर हम ख़राब पानी अगर पी रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो ये एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज डालती हैं उसको आप ट्रीट करके देखो वाटर बॉडीज़ में अगर रिलीज कर रहे हो तो, है ना। और फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर जो है, सरफेस रन ऑफ हम कम कर सकते हैं जिससे, या उसको हम ग्राउंड वाटर में रिलीज़ कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है सरफेस वाटर को रन ऑफ करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं रूफ टॉप से, और फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है। एक फैक्ट है, ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज इनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कितना ज़्यादा वाटर हम सेव कर सकते हैं। ड्राई रीजन जहाँ पे हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन है वहाँ पे इरिगेशन में ड्रिप या ट्रिकल सिस्टम यूज़ हो रहा है। देखो वाटर स्प्रिंकलर ये एग्जाम्पल है। तो इससे क्या कर रहे हैं, वाटर सेव ही तो कर रहे हैं। इरिगेशन में वाटर कितना वेस्ट जाता है। तो अगर हम मेनली अच्छे से और स्मार्ट मेथड चूज़ करें इरिगेशन करने के लिए, तो डेफिनेटली वो वाटर को कंजर्व करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमें मिल जाता है वो फॉरेस्ट हो जाते हैं या वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन। तो लेट्स रीड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लिथोस्फियर जहाँ पे सारी लैंड पाई जाती है, हाइड्रोस्फियर जहाँ पे वाटर है, एटमॉस्फियर जहाँ पे एयर है, इनके बीच का एक नैरो जोन है जहाँ पे तीनों चीज़ होती हैं, लिथोस्फियर भी, हाइड्रोस्फियर भी, एटमॉस्फियर भी। तो जो वो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हम कहते हैं बायोस्फियर। और बायोस्फियर में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बायोस्फियर में जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे अपनी सर्वाइवल के लिए। और जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं इको। ठीक है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बिल्कुल एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं अर्थ पे। प्लांट्स जो हैं हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सके, है ना। शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी एक्ट करते हैं प्लांट्स। अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको स्टोरेज में उसकी हेल्प करते हैं। फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, पेपर, इतनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं कौन, प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं आसपास हमारे, आपने देखा होगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स मिल जाएंगी जो कि हमें मीट, मिल्क, हाइड्स और वूल प्रोवाइड करती हैं। इंसेक्ट्स जैसे बीज हो गई वो हमें हनी प्रोवाइड करती हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करती हैं और डीकम्पोजर्स की तरह ये एक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं, वो भी डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करती हैं। वल्चर जो हैं ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक एक स्कैवेंजर है और एक वाइटल क्लिनजर है एनवायरनमेंट का, नेचुरल क्लिनजर है। तो एनिमल्स बड़ा या छोटा जो हो सारे इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ये वर्चर्स वाला एक ड्यूनो का बॉक्स है तो ये पढ़ लेना। ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब वेजिटेशन ये नहीं है कहीं भी मिल रही है, एक जगह का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि वेजिटेशन वहाँ पे कितना होगा। तो मेजर वेजिटेशन जो टाइप्स हैं वर्ल्ड में, कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ एरियाज ग्रासलैंड्स होते हैं, कुछ स्क्रब्स होते हैं और कुछ टुंड्रा रीजन्स होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, बड़े बड़े ट्रीज़ मिलेंगे वहाँ पे आपको, है ना। और वाटर सप्लाई वहाँ ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे साइज़ ऑफ ट्रीज़ भी ज़्यादा होगा और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन टाइप के एरियाज़ को जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ मिलेंगे आपको बड़े बड़े, उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर थोड़े छोटे ट्रीज़ मिलेंगे या ग्रासेस मिलेगी और मॉडरेट रेनफॉल होगी उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड। और जो थ्रोनी शर्ब्स हैं आपके, स्क्रब्स हैं, वो ड्राई एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही लो मिलेगी। इन एरियाज़ में जो प्लांट्स हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं और जो लीव्स होती हैं वो थ्रोनी होती है और वैक्सी सरफेस की होती हैं, जिससे वजह से जो लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड ट्रांसपिरेशन से वो ना हो। और डीप रूट्स इसलिए कि वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर सके। फिर होती है लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। ये कोल्ड पोलर रीजन्स में होती है जैसे कि मॉसेस और लेचन्स इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब वेजिटेशन को भी लोग ख़राब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड नीड्स भी बढ़ रही है। तो हमें इसको भी बिल्कुल कंज़र्व करना पड़ेगा बिकॉज़ फॉरेस्ट तो हमारी वेल्थ है, प्लांट्स शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, टुगेदर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। तो क्लाइमेट के चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। इस वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। कुछ स्पीशीज़ तो एंडेंजर्ड हो गए, कुछ तो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं बिकॉज़ ऑफ दीज़ एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, मेजर कंसर्न पोचिंग भी है जिस वजह से जो नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज में शार्प डिक्लाइन आ जाता है। एनिमल्स जो है उनको पोच किया जाता है इलीगल ट्रेड के लिए, उनकी कलेक्शन होती है हाइड्स की, उनकी स्किन्स की, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, उनके फेदर्स को भी कलेक्ट करा जाता है। कुछ एनिमल्स में जैसे टाइगर हो गए, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं अवेयरनेस बढ़ा के लोगों में, नेशनल पार्क्स के नंबरिंग रिलीज कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर, जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स जो हैं वो भी नेसेसरी है प्रीशियस रिसोर्सेज को बचाने के लिए डिप्लेशन से। एक बैलेंस इन्वायरमेंट में होना चाहिए कि रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके स्कैवेंजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बाकी तो एनिमल्स ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिलेटिव नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है ना, अलग-अलग स्पीशीज़ एनिमल्स की, उनका बैलेंस एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड की, उस वजह से जो आपका ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं बहुत सारे स्पीशीज़ का, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है।
इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स होती हैं सेवरल बर्ड्स की, एनिमल्स की, इस वजह से एक्सटिंक्शन जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमने बहुत कुछ करा भी है, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, रीजनल कम्युनिटी लेवल पे इनको हमें इंकरेज करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको इंकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉच के लिए जाइए, नेचर कैंप्स को विजिट करिए, जैसे कि उनको पता लगे कि ये वेरिड स्पीशीज़ का हैबिटेट यहाँ पे लाई करता है और इनकी क्यों हमें नीड है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ कंट्रीज़ ने तो लॉज भी बनाए हैं अगेंस्ट दिस ट्रेड और किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इंडिया में भी जो किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पिकॉक्स जो है वो इलीगल है। इवन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है वो भी इस्टेब्लिश करा हुआ है, जिसके अंदर सेवरल स्पीशीज़ एनिमल्स और बर्ड्स की उनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। उनको लिस्ट करके बताया हुआ है कि इनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल एथिकल ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की। हम सबको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ़ौना एंड फ्लोरा। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। इसका काम ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वर्ल्ड वाइड एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो नहीं होना चाहिए। तो रफली 5,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का ये बोलते हैं। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी और कोरल्स, ऑर्चिड्स और एलॉयज़ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो साइट्स जो है एक अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट।